तो हमने कल बेसिक्स कवर किया था। बेसिक्स में क्या कवर किया था? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस, रजिस्टर्स, सिस्टम बस वगैरह। मेमोरी का एक बार थोड़ा देख लेते हैं, मेमोरी को थोड़ा सा एक डिटेल ब्रीफ वे में। जो मेमोरी का एड्रेस था बताया था, जो कि जब भी अपन मेमोरी बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनता है, किस ब्लॉक्स के फॉर्म में। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक ब्लॉक को सेल बोलते हैं। हर एक बॉक्स को, हर एक स्पेस जो रहता है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। और हर सेल में क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ से देखना, कल जब हमने 8 सेल बनाए थे तो उसके लिए, उसके एड्रेसिंग के लिए हमें कितने बिट की जरूरत पड़ रही थी? 3 बिट की जरूरत पड़ रही थी। 3 बिट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 बिट में हम 000 से लेके 111, 0 से लेके 7 तक कवर कर पा रहे हैं। तो 8 लोकेशंस के लिए 3 बिट एड्रेस इज एनफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे 16 सेल्स होते हैं तो उसके एड्रेसिंग के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती? 4 बिट की। क्यों? क्योंकि 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16, और 0 और 1 के 4 बिट से हम 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 0 to 15, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि क्या, इफ अ मेमोरी हैज 2 power n addresses, if a memory has 2 power n addresses, so in order to access those addresses, how many bits are required? Log 2 power n, this equals to n. जनरली log का बेस 2 काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। तो जो भी अपन log में कैलकुलेट करेंगे जनरली बेस 2 लेके करेंगे, तो n बिट्स। सो इसको अगर रिवर्स वे में बोले तो इफ यू हैव n बिट्स, सो you can uniquely identify 2 power n locations, ओके। अच्छा, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी में मेमोरी जो एक्सेस होता है उसमें दो ही ऑपरेशन रहता है, इधर रीड, इधर राइट, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, मतलब सीपीयू से मेमोरी के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए और एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। और हमने रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि रजिस्टर्स है क्या, एक बेसिक वे में। तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ठीक है। हमने दो टाइप के रजिस्टर डिस्कस किए थे, एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस जो है वो बेसिक रजिस्टर्स हैं जो कि लोकल डेटा स्टोर करने में काम आते हैं, और वो रजिस्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो हम आज हम देखेंगे कि सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रोग्राम काउंटर का, तो ऐसे और हैं, तो क्या क्या है हम थोड़े बहुत देखते हैं, ठीक है। सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। पहले लिस्ट आउट कर देते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद एक एक को देखते हैं कि उसके उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्यूमुलेटर, दूसरा क्या है? प्रोग्राम काउंटर, तीसरा क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, चौथा क्या है? डेटा रजिस्टर, पांचवा क्या है? स्टैक पॉइंटर, छठा क्या है? फ्लैग रजिस्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और पीएसडब्ल्यू शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। नेक्स्ट क्या है? एड्रेस रजिस्टर,
या इसी को बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। शॉर्ट में लिख देता हूँ MDR, सॉरी मैम MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, और वैसे ही इस डेटा रजिस्टर को बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, तो टोटल 7 टाइप के हम स्पेशल रजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले देखते हैं एक्यूमुलेटर क्या है। ठीक है, अच्छा, हमें पता है ALU का काम क्या है। ALU क्या करता है, जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है। ठीक है, तो जनरली हम ALU को इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ 2 इनपुट आता है, ये आउटपुट रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी ALU कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जब आउटपुट जनरेट होता है वो टेम्पोररीली जाके किसमें स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो मान लीजिए हमें एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जनरली जो ALU का स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ये ऑपेरेंड, ऑपेरेंड मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। हमें मान लीजिए करना है 3+5, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम मान लीजिए इंस्ट्रक्शन इस टाइप का आया कि कन्वर्ट होके ऐड 3 3,5। ठीक है, इसको ये माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आया ALU के लिए। तो ये काम क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है कि 3 और 5 को ऐड करो करके। एक बेसिक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मतलब रजिस्टर्स के नेम होते हैं, अब बस जानकारी के लिए समझ सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आया, तो ये ALU में इवेल्यूट कैसे करके होगा, ये 3 जाएगा फर्स्ट ऑपरेंड पे, ये 5 जाएगा सेकंड ऑपरेंड पे, और ये जो ऐड है ये क्या है, ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेशन होता है उसके लिए एक अलग से सिग्नल जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो यहाँ जाता है इसको हम बोलते हैं ऑपकोड। इसको हम ब्रीफली देखेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, ऑपकोड बोलते हैं, अभी जनरल नॉलेज रखिए बस कि इसको ऑपकोड बोलते हैं। तो ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन क्या आ गया, ऐड का। तो ALU समझ गया कि उसको क्या करना है, एडिशन करना है। किस किस का, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का, जो पहला ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड। तो क्या क्या है, 3 और 5। तो अब वो उसको ऐड करेगा। ठीक है, और जब उसका आउटपुट जनरेट होगा तो टेम्पोरली क्या करेगा, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। ये आपका एक्यूमुलेटर टेम्पोरली क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन भी दिया रहता है कि जो वैल्यू आएगा आउटपुट वो कहाँ पे जाके स्टोर करना है। ठीक है, तो टेम्पोरली एक बार एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर से उसके जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो जो आउटपुट है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है एक्यूमुलेटर का काम। समझ आ गया, क्लियर। और कई बार क्या होता है, ये एक एग्जांपल है एक्यूमुलेटर का, एक यूज है। और एक एक बार क्या होता है कि कई बार इनपुट जो है, कई बार इनपुट जो है मतलब यहाँ जो जाता है इनपुट, एक इनपुट एक्यूमुलेटर से ही जाता है। समटाइम्स कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए जो इनपुट रहता है ना ALU के लिए, वो उनमें से एक इनपुट रहता है एक्यूमुलेटर से। समझ आया। तो जनरली इसका 2 यूज है। पहला क्या, टेम्पोरेली रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, आउटपुट को स्टोर करने के लिए जो कि ALU से निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कई बार एज एन ऑपरेंट भी काम आता है। किसके लिए, ALU की एक इनपुट के लिए। क्लियर, ठीक है, ALU हो गया। दूसरा क्या है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, इसको हमने हालांकि पहले डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर से एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, हमारे सिस्टम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। कोई भी एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होता है, उसमें लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पार्ट वाइज एग्जीक्यूट होता है। तो हमें पता है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है CPU के अंदर, एक बार में CPU के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए एड्रेस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन खुद कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में। और मेमोरी से हमको कुछ भी एक्सेस करना तो हमें चाहिए एड्रेस। ठीक है, क्यों, किस एड्रेस पे स्टोर है, किस लोकेशन पे स्टोर है। तो
जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कभी ना कभी तो इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, तो उसके बाद का इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे पता चलता है? प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से। कैसे? क्योंकि जब एक इंस्ट्रक्शन मान लीजिए A1 है, सॉरी I1 है, तो मान लीजिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है I2। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसी वक्त क्या होगा, इसका जो एड्रेस है, मतलब ये मेमोरी पे जिस लोकेशन पे स्टोर है, वो एड्रेस आके प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर हो जाएगा। इससे होगा क्या, जैसे ही I1 खत्म होगा, सीपीयू क्या करेगा, इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को लाएगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह आगे फर्दर होगा, इसके बाद मान लीजिए I3 एग्जीक्यूट होने को है, तो सेम, जब I2 आ गया सीपीयू में, तो I3 का एड्रेस चल जाएगा प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये है प्रोग्राम काउंटर का यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एक जो बेसिक काम है वो क्या है, देख, जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने को आता है ना, तो जनरली 6 फेजेस में उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, एक अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहला जो फेज होता है उसको उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, नाम से कुछ ना कहीं समझ आता होगा। इंस्ट्रक्शन फैच का मतलब है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, फैच अभी भी गलत है। इंस्ट्रक्शन फैच, फैच मतलब लाना, कहीं से लाना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फैच का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन जनरली कहाँ पे होते हैं, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने आता है, तो क्या होता है, उसको सबसे पहले मेन मेमोरी से सीपीयू में लाया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फैच। इंस्ट्रक्शन फैच कि मेमोरी से सीपीयू को, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर लाओ। अब सीपीयू के अंदर ले तो आए, स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर करोगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जब एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू में आता है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का फर्स्ट फेज है, उसका नाम है इंस्ट्रक्शन फैच। तो उस वक्त क्या होता है, वो जब सीपीयू में आएगा तो वो स्टोर कहाँ पे होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टैक पॉइंटर। इसके बारे में ज्यादा ब्रीफली जानने का जरूरत नहीं है। जनरली अपन ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो भी होता है वो एक स्टैक में स्टोर होता है। जो भी स्टैक के टॉप में रहता है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसका खत्म होने के बाद वो पॉप हो जाएगा स्टैक से, उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो बस वही, तो जो टॉप को जो पॉइंट करता है, अब हमको कैसे पता चलेगा स्टैक का टॉप क्या है, तो स्टैक का टॉप को जो पॉइंट करता है वो क्या है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर रहता है उसमें स्टैक के टॉप वैल्यू का एड्रेस रहता है, क्योंकि स्टैक ऑल्सो मेन मेमोरी में ही स्टोर होगा। कुछ भी स्टोर करना है, स्टोर कहाँ पे होगा, मेमोरी एक ही है, मेन मेमोरी। अभी हार्ड डिस्क की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, जब रनिंग स्टेट में है सब, मतलब जब एवरीथिंग इज इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो स्टैक भी मेन मेमोरी के अंदर होगा, और उसके टॉप को पॉइंट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, मीन्स टॉप का एड्रेस पता कैसे चलेगा कि स्टैक जो है वो किस एड्रेस पे स्टोर है, या उसका टॉप जो है वो किस एड्रेस पे स्टोर है, मेमोरी की किस लोकेशन पे स्टोर है। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक पॉइंटर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, फ्लैग रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्या है, फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स का काम क्या है, हमने जैसे यहाँ पे देखा था, ये इसी एग्जांपल से बताता हूँ। जब एएलयू में एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ,
तो सिवाय बस रिजल्ट के एक्सेप्ट द रिजल्ट देयर आर मैनी थिंग्स which system generate which system generates। तो उन सभी को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, मींस करंट इंस्ट्रक्शन का, करंट ऑपरेशन का स्टेटस क्या है। काफी सारी चीजें होती है, कुछ बिट्स होते हैं, कैरीज जनरेट होते हैं और काफी सारे हैं। तो उन सभी को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये यूज करते हैं। ठीक है, कई बार कंडीशन चेकिंग के लिए यूज होता है। ऐसा कुछ है कि हमें कंडीशन चेक करना है, तो उस चीज को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, हमने मेमोरी में दो ऑपरेशंस देखे थे, क्या क्या, रीड और राइट। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ दोनों में होता क्या है। रीड में क्या होता है, हमें हमें यानी सीपीयू को मेमोरी से कुछ कंटेंट चाहिए रहता है। रीड करना मतलब सीपीयू नीड सम कंटेंट फ्रॉम मेन मेमोरी, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एड्रेस भेजेगा, एड्रेस एंड सिग्नल भेजेगा। क्योंकि हमें पता है रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पता कैसे चलेगा, सिग्नल्स के थ्रू, कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट का काम क्या था, कंट्रोल सिग्नल्स भेजना। तो कंट्रोल सिग्नल क्या जाएगा, अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड जाएगा। रीड जाएगा का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ दो ऑपरेशंस दो है, तो ईच ऑपरेशन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट की जरूरत होगी, एक बिट की, क्योंकि log 2 बेस 2 इक्वल्स टू 1। तो मान लो अगर मैं डिजाइन करता हूं तो मैं इसको दे देता हूँ 0, इसको देता हूँ 1। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कंट्रोल लाइन में सीपीयू से मेमोरी को 0 सिग्नल जाएगा, 0 बिट जाएगा, तो मेमोरी को क्या समझ आएगा कि किस ऑपरेशन के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आए, रीड ऑपरेशन के लिए। क्लियर हो रहा है, अगर कंट्रोल लाइन के थ्रू ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, ये डेटा बस ये है, ये एड्रेस बस है, ये कंट्रोल बस है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से जब सिग्नल 0 गया तो मेन मेमोरी को क्या समझ आएगा कि ये सिग्नल किस चीज के लिए है, रीड के लिए है। इसका मतलब जो एड्रेस, यहाँ पे कुछ एड्रेस आएगा, सीपीयू ने मेन मेमोरी को भेजा होगा एड्रेस, तो इस एड्रेस पे जो कंटेंट है, इस लोकेशन पे जो कंटेंट है, उस कंटेंट को मेरे को सीपीयू को डेटा बस के थ्रू वापस देना है, ताकि सीपीयू उस कंटेंट को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इन्हीं सभी ऑपरेशन के बीच इस रजिस्टर का काम क्या है, देखो सीपीयू को एड्रेस भेजना है मेन मेमोरी को, ताकि वो डेटा एक्सेस कर सके। क्लियर, अच्छा, तो सीपीयू डायरेक्ट एड्रेस नहीं भेज सकता मेन मेमोरी, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये जो बसेस हैं, सिस्टम बसेस हैं, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते। मैं बताता हूँ, ये जो बसेस हैं ये सीपीयू है, यहाँ पे रहता है डेटा रजिस्टर, यहाँ पे रहता है एड्रेस रजिस्टर। डेटा रजिस्टर को हम बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर को हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये जो एड्रेस बस है ये कनेक्ट रहता है इस रजिस्टर से। अगर ये मेमोरी, ये अगर एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस, वो इस रजिस्टर से कनेक्ट रहता है। सेम यहाँ भी ये जो डेटा रजिस्टर है, डेटा बस जो है वो इस रजिस्टर से कनेक्ट रहता है। कंट्रोल बस डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मान लो एड्रेस बस जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये सीपीयू है।
ठीक है। तो होता यूं है कि सीपीयू से पहले एड्रेस, सीपीयू को जिस एड्रेस का कंटेंट चाहिए चाहिए उस एड्रेस को वो पहले क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे स्टोर करेगा। उसके बाद एड्रेस बस के थ्रू वो एड्रेस फ्लो करेगा कहाँ पे, मेन मेमोरी के पास। क्लियर हुआ कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है। सेम मेमोरी डेटा रजिस्टर जो कि और एक बचा है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसका काम क्या होगा, इसका काम कहाँ पे आएगा, राइट पार्ट में। क्योंकि राइट पार्ट में क्या होगा, सीपीयू एड्रेस सिग्नल के साथ साथ क्या भेजेगा, डेटा भी भेजेगा, जो डेटा उसको राइट करना है किस लोकेशन पे, जिस लोकेशन का एड्रेस वो मेन मेमोरी को भेज रहा है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस को ले आएगा एड्रेस रजिस्टर पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे। डेटा को ले आएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर पे। कंट्रोल सिग्नल क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब राइट ऑपरेशन। तो जैसे ही मेन मेमोरी के पास ये तीनों पहुंचेगा, मेन मेमोरी सबसे पहले किसको चेक करेगा, कंट्रोल सिग्नल को। वो समझ जाएगा कि राइट ऑपरेशन है। उसके बाद वो क्या करेगा, एड्रेस देखेगा, उसको मिल जाएगा लोकेशन कि कहाँ पे डेटा को राइट करना है। उसके बाद वो देखेगा डेटा कि किस डेटा को राइट करना है, एंड ऑपरेशन इज डन। तो सब रजिस्टर अच्छे से समझ आए कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर जो है, क्यों उन्हें स्पेशल पर्पज बोला जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेसिफिक वर्क के लिए उनमें डेटा स्टोर हो रहा है। और अगर हम जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो उसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि ये अब 3 और 5 को हमें ऐड करना है, तो होगा यूं सीपीयू के अंदर कि 3 आके स्टोर हो जाएगा। एक मान लीजिए ये जो दो ऑपरेंड हैं एएलयू के, एक है रजिस्टर R1, एक है रजिस्टर R2। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो एएलयू के पास जो दो ऑपरेंड जाते हैं वो कहाँ से जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी अराइज होता है कि आए कहाँ से, मतलब किस टाइप के आएंगे ऑपरेंड, कहाँ से आएंगे, उसको भी हम अभी थोड़ी देर में ब्रीफली देखेंगे। तो मान लीजिए पहला है R1, दूसरा है R2। तो होगा यूं, ये जो वैल्यूज हैं ये आके इन रजिस्टर्स पे कॉपी हो जाएंगे। 3 आ जाएगा R1 पे, 5 आ जाएगा R2 पे। तो ये क्या होगा, ये एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, क्योंकि इनका वर्क स्पेसिफिक नहीं है, इनमें एक वैल्यू आके स्टोर नहीं हो रहा है। यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनके वर्क स्पेसिफिक होते हैं, और देखा कि हमने किसका कौन क्या काम करता है, किस यूज में आता है। ठीक है, रजिस्टर पार्ट क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब है जो एएलयू में जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं उस पे जो ऑपरेंड आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। कि आपका जो सिस्टम आपने डिजाइन किया है, जो डिजाइनर था सिस्टम का, उसने जब सिस्टम डिजाइन किया है तो वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज करके किया है, एंड उसके बेसिस पे जो ऑपरेंड्स हैं वो एएलयू पे आएंगे। समझ आ रहा है, क्लियर। अच्छा, आज हम बस टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर तक पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, पहले लिस्ट आउट करते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, दूसरा आता है रजिस्टर बेस्ड। ठीक है, तीसरा आता है रजिस्टर मेमोरी बेस्ड। चौथा आता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, और पांचवा आता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या आता है, एक्यूमुलेटर बेस्ड। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर बेस्ड में क्या होता है,
ये हो गया हमारा एएलयू, ठीक है। अब एएलयू में हमें लाना है दो ऑपेरेंड। एक सेकेंड, लगता है कुछ दिक्कत हो गई। इंटरप्ट के लिए सॉरी, ठीक है। तो हम देख रहे थे सबसे पहले एक्यूमुलेटर बेस्ड, ठीक है। तो जनरल फंडा क्या है कि अल्टीमेट गोल ये है कि ऑपरेंड आएंगे कहाँ से, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन आर्किटेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले अगर एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है तो होगा यूं, जैसे कि मैंने आपको एक्यूमुलेटर का यूज बताया था। एक यूज क्या था कि वो टेम्पोरेरीली रिजल्ट को स्टोर करने में काम आता है। किसके रिजल्ट को, जो रिजल्ट जनरेट करेगा एएलयू। और सेकेंड उसका यूज क्या था कि वो एज एन ऑपरेंड भी काम कर सकता है। तो बस यहीं पे उसका यूज है। तो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, एएलयू का जो एक ऑपरेंड होता है वो कहाँ से रहता है, एक्यूमुलेटर से रहता है, ठीक है। एएलयू का जो एक ऑपरेंड रहता है वो रहता है एक्यूमुलेटर से। और दूसरा ऑपरेंड जो है वो आइदर कोई रजिस्टर से हो सकता है, आइदर मेमोरी का लोकेशन हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है। देखो, कंटेंट जनरली दो जगह स्टोर हो सकता है। एक आइदर रजिस्टर में जो कि सीपीयू के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जो जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर है, आइदर मेमोरी का डायरेक्ट लोकेशन कि इस एड्रेस का जो कंटेंट है वही मेरे को चाहिए किसमें, एज एन ऑपरेंड इन एएलयू। क्लियर। तो बस एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में एक ऑपरेंड जो होता है वो एक्यूमुलेटर से होता है, और दूसरा ऑपरेंड जो जाता है वो रजिस्टर या मेमोरी किसी से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड में क्या होता है, जो एएलयू के दोनों ऑपरेंड हैं दे मस्ट बी फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर। लाइक सीपीयू के अंदर जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं उनमें से ही इनपुट आएगा किसमें, एएलयू पे। अगर आपको कहीं बाहर से लाना है तो यू शुड फर्स्ट ट्रांसफर द कंटेंट फ्रॉम देयर टू जनरल पर्पस रजिस्टर। आफ्टर दैट यू कैन पास द रजिस्टर एज एन ऑपरेंड टू एएलयू। और गौर की बात है दोनों ऑपरेंड, ठीक है। यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या, एक ऑपरेंड के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आइदर वो रजिस्टर से हो सकता है, आइदर डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे बोथ द ऑपरेंड मस्ट बी फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर ओनली। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, एक इनपुट जो रहेगा, इसमें एक इनपुट जो रहेगा दैट मस्ट बी फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर। अच्छा, ये किसके लिए था, ये था रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए, ये था एक्यूमुलेटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर, नाम से समझ आ रहा है रजिस्टर मेमोरी बेस्ड। उस ऊपर में क्या था, रजिस्टर बेस्ड, मतलब बोथ ऑपरेंड शुड बी फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर ओनली। इसमें क्या है, आपको एक के लिए कंपलसरी है, एक ऑपरेंड के लिए कंपलसरी है, एक इनपुट के लिए कंपलसरी है कि वो किसमें से होना चाहिए, जनरल पर्पस रजिस्टर से ही होना चाहिए, जीपीआर। क्लियर। दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आइदर दैट शुड बी फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर और दैट शुड बी फ्रॉम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन, जैसा कि एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में था।
दोनों में डिफरेंस क्या है एक्यूमुलेटर बेस्ड और रजिस्टर मेमोरी बेस्ड में, कि दोनों में एक एक ऑपरेंड कंपलसरी है। एक्यूमुलेटर बेस्ड में एक्यूमुलेटर से आना चाहिए एक ऑपरेंड, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड में एक ऑपरेंड जनरल पर्पस रजिस्टर से आना चाहिए। लेकिन दूसरे ऑपरेंड के लिए, दूसरे इनपुट के लिए यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी फ्रॉम बोथ आइदर रजिस्टर और आइदर मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कम्प्लेक्स सिस्टम। कम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हो गया कम्प्लेक्स सिस्टम। कम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास दोनों इनपुट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यू कैन चूज बोथ ऑपरेंड्स फ्रॉम आइदर जनरल पर्पस रजिस्टर और फ्रॉम मेमोरी, मींस डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। जैसा कि बोले एड्रेस पास कर सकते हैं डायरेक्ट, कि इस एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको हम एज एन ऑपरेंड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जीपीआर और मेमोरी, इसमें भी जीपीआर और मेमोरी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी जीपीआर और, क्लियर, चीजें बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। ये जनरली बहुत पुराना हो चुका है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। इसमें जो होता है इनपुट जो आती है वो स्टैक से आती है, डायरेक्टली फ्रॉम स्टैक आती है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कल हमने कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी बेसिक कंपोनेंट्स थे। आज हमने उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। उसका मतलब क्या है कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ह्यूज नंबर्स भी रिप्रेजेंट करना रहता है, बहुत ह्यूज नंबर ऑल्सो बहुत स्मॉल नंबर, तो उनमें कुछ दिक्कत ना आए इस वजह से एक रिप्रेजेंटेशन निकाला गया है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो जो एक नॉर्मल वर्जन है उसका सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद उसमें क्या डिमेरिट्स हैं, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक IEEE स्टैंडर्ड नोटेशन, IEEE का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो कि एक स्टैंडर्ड वर्जन है वो बनाया गया, और आज के टाइम पे भी यही यूज हो रहा है। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे जो बेसिक वाला है, उसके बाद उसके डिमेरिट्स देखेंगे, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड वन जो कि आज के टाइम पे यूज हो रहा है IEEE, वो नोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।